हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे घर वापस जाना है उस्मान, मुझे कनाडा जाना है। पापा ने कहा था कि नानी के घर चली जाओ, वो वहाँ पर नहीं आएगा, मगर वो वहाँ पर भी आ गया। वो मुझे मार डालेगा उस्मान, वो मुझे अंदर नहीं छोड़ेगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लौट आया है, 2 साल बाद फिर से लौट आया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे मुझे घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। आयशा को बुलाओ, हम वापस जाएंगे। अभी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। हजानी अंदाज में उस्मान का हाथ पकड़कर चीखती हुई सनम पर जैसे दीवानगी सवार हो गए थे। उसने अचानक उल्टे हाथ से खींच कर अपने सीधे हाथ में लगी हुई ट्रिप कैनोला समेत निकाल कर बाहर फेंके थे और अपने ऊपर पड़ी हुई चादर हटाते वो तेज से उठने लगे थे जब उसके पास खड़े रकीम लपक कर आगे बढ़ा था और बिपरी मौज की तरह बेकाबू थी सनम को उसने कांधों से थाम कर कंट्रोल किया था। सनम ने चौंक कर उसको देखा जो नफी में सर हिलाता हुआ उसे होश में आने के लिए इल्तजा कर रहा था। रकीम की आंखों में लिखी हुई वाजिया गुजारिश पर आपे से बाहर होती सनम एकदम खामोश हुए थे। उस साकत निगाहों से उसको देखते हुए चुपचाप अपने बेड पर वापस बैठ गए थे। सनम के लंबे सिल्की बाल खुलकर उसकी पूछ पर बिखर गए थे। वो वहां पर मौजूद के सामने सब मर्दों के सामने बेपर्दा खड़ी थी। इस बात का एहसास होते ही रकीम ने फौरन अपनी नजर झुकाई थी। रकीम का दिल सनम के जुमलों पर तरफ उठा था। उसकी संड्रेला उस वहशी दरिंदे से कितना डर गए थे। इतनी देर बाद भी वो अब तक शदीद खौफ की हसा में क्या थे। उस साइको को उसने सनम को असाबी तौबा कितना कमजोर कर दिया था। वो समझ रही थी कि अब भी साइको रकीम की संड्रेला का कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि उस मासूम को नहीं पता था कि अब रकीम उस साइको को इस काबिल नहीं रहने देगा कि वो फिर से उसकी सुनीला की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सनम इस तरह खामोश हो गई थी जैसे बैटरी से चलने वाले खिलौने की बैटरी किसी ने निकाल दी हो। उसके हाथ से निकलते खून पर उस्मान की नजर पड़ती तभी वो तेजी से उसके पास आया था। ये क्या किया तुमने सनम? पहले ही इतनी चोट लगी है और अब हाथ भी जख्मी कर लिया अपना। मेरी बात सुनो गुड़िया, तुम ठीक हो जाओ फिर चलेंगे कनाडा भी चलेंगे कनाडा भी। मैं आज सुहेब सर से बात करता हूँ, टिकट्स कंफर्म करवाता हूँ, मगर पहले तुम ठीक हो जाओ, ओके? उस्मान ने उसके खून बहते हाथ को परेशानी से देखते हुए कहा था, मगर सनम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। वो हला में किसी नादीदा नुक्ते पर नजर जमाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। सनम के हाथ से बहता हुआ खून देखकर रूहान आगे बढ़ा था और उसने उस्मान और रकीम को एक तरफ करते उस बेड पर बैठी सनम का हाथ थाम लिया था। फिर बेड के साइड टेबल पर मौजूद ड्रेसिंग के सामान से रुई और स्पिरिट उठाते हुए सनम के हाथ से बहते हुए खून को साफ करके उसके हाथ पर बैंडेज करने लगा था, जबकि रूहान के साथ आया वो डॉक्टर सनम के दूसरे हाथ में किनोना लगाने लगा था। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश बैठी रही थी। सनम और फहीम भी उसके इस अजीब से रिएक्शन पर हैरान परेशान थे। तभी रकीम नामहसूस अंदाज में आदि और फहीम के पास गया था। मुझे सनम से बात करनी है फहीम, तो उस्मान और बाकी सबको लेकर बाहर जा। रकीम अपने पास करे हुए फहीम के कान में सरगोशी करता बोला, जबकि उस्मान की परेशान सी नजरें अभी सनम के जख्मी हाथ पर टिके थे जिस पर रूहान बैंडेज कर चुका था और फहीम के इशारा करने पर वो तीनों उसके पास आ खड़े हुए थे। फहीम ने झुककर रूहान के कान में कुछ कहने लगा था जिस पर रूहान असबाब में सर हिलाता हुआ दोबारा सनम के पास आया था। सनम, आप रेस्ट करें, आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लें। उस्मान चलें, सब बाहर चलें, सनम को रेस्ट करने की जरूरत है। रूहान उस्मान के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। रूहान, ये सनम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? अभी इतना चीख रही थी और अब बिल्कुल खामोश हो गई है। उसकी दिमागी हालत ठीक तो है? उस्मान ने अपने सामने खड़े रूहान से फिक्रमंदी से पूछा। शी इज फाइन उस्मान, जो उनके साथ हुआ है ना, उसे ये अब तक शौक में है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। कुछ वक्त बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे, डोंट वरी। चले बाहर चलते हैं, इन्हें रेस्ट करने दे। रोहान उस्मान को साथ लिए बाहर निकल गया था। सनम अब तक भूत की तरह बेड पर साकत बैठी होती। डॉक्टर और आदि भी उस्मान के पीछे बाहर निकल गए थे, जबकि फाहिम रकीम को थम्स अप करके इशारे से बेस्ट ऑफ लक कहता बाहर चला गया था। रकीम गेट बंद करके बराबर सनम के पास आ बैठा था। उसे पता था अब रोहान और फहीम सब संभालेंगे, उसके बाहर जाने से पहले कोई अंदर नहीं आएगा। सनम, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज मेरी बात सुने, रकीम ने बुद्ध बने सनम से कहा, मगर वो आप खामोशी से बिना कोई रिएक्शन दिए बैठी रहे थे। तभी रकीम ने उसका जमी हाथ नरमी से अपने हाथों में थामा था। उसके पुरहिद्दत लम्स को अपने हाथ पर महसूस करते सनम ने चौंक कर रकीम को देखा था और बेसाता एक नजर रकीम की गहरी ग्रे आंखों पर डाली थी, मगर रकीम ने सनम को देते ही अपनी नजरें झुका ली थी। इन ग्रे आंखों से झलकते हुए जज्बों से वो हमेशा नजरें चुराती आई थी, मगर कल रात उसके दिल ने जिस तरह से उसे बगावत करके रकीम की तरफ खींचना शुरू किया था, उसने सनम को अब तक हैरान किया हुआ था। और फिर रात बेराम जैसे दरिंदे से रकीम ने उसकी जिस तरह हिफाजत की थी, उसके पागलपन से सनम को बचाया था।
उसने सनम को एक अजीब से एहसास से दो चार कर दिया था और रकीम के लिए बहुत ही अनोखा सा कुछ महसूस करने लगे थे। ऐसी कैफियत तो उसकी कभी भी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि बेराम के मुंह से मंगनी के बाद वो मुतअद्दिद बार इजहार मोहब्बत सुन चुकी थी, मगर जो एहसास रकीम के आन के ही लफ्जों ने उसे सौंपा था वो उससे पहले उससे कभी नहीं हुआ था। वो अब रकीम को चाहते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। वो गहरी ग्रे आंखें जो सनम को देते ही एहतरामन झुक जाया करती थी। इन खूबसूरत आंखों से छलकते हुए पाकीज़ा से जज्बे जिन्होंने सनम की जात को अपने साथ बांध लिया था। खुद को इज्जत देने का वो अंदाज कितना मुनफरिद था जिसने उसकी जात को मोतबर कर दिया था। वो किसी अनदेखे ताकत के जरिए से रकीम शाह की तरफ खींचने लगी थी। वो उसके अनकहे जज्बों के आगे सररंगू होने लगे थे। इस बात का एहसास होते ही एक चुप से लग गए थे। अभी थोड़ी देर पहले भी उसके अंदर उठते हुए दीवानगी के सिला पर रकीम शाह की एक नजर नहीं जैसे बांध सा बांध दिया था। सनम, इतनी बेइतबारी क्यों? क्या मेरे होते हुए भी आपके दिल में उस नफसियाती की तरफ से कोई डर है? भरोसा नहीं आपको रकीम शाह पर, जो आपको एक बार उस शैतान से महफूज कर सकता है? क्या दोबारा आपसे गाफिल हो सकता है? मेरा यकीन करें, वो अब आपकी परछाई को भी नहीं छू सकेगा। मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वो आपकी तरफ नजर उठाकर देख भी सके। प्लीज इस तरह डरना परेशान होना छोड़ दे। मुझ पर यकीन करे, मैं आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। छोड़ दें ये बेयकीनी, निकल आए इस खौफ के हसार से। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे आपकी हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए आप खुद को गैर महफूज तस्वर मत करें। कब से नजर झुकाए बैठा हुआ रकीम सनम की खामोशी टूटने गए इंतजार करते हुए खुद ही बोल उठा था। उसने अभी सनम का हाथ वैसे ही थाम रखा था। उसकी बात के जवाब में वो कुछ ना बोलती, तभी रकीब ने अपना झुका हुआ सर उठाकर एक नजर उसके चेहरे पर डाली थी। सनम खुद भी नजर झुकाए साकत से बैठे थे। उसके बालों की आवारा लिटे उसके चेहरे पर गिरी चली आ रही थी। उसकी झुकी हुई पलकों को तकते हुए रकीब ने आहिस्ती से उसके चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे करना चाहा था, लेकिन उसी वक्त सनम ने नजर उठाकर उसको देखा था और रकीब की चोरी पकड़ी गए थे। उसने हजल होते हुए अपना हाथ पीछे किया था और इशारे से सनम को अपने बालों की लिटें पीछे करने के लिए कहा था। सनम ने खींच कर अपना हाथ उसके हाथ से निकाला था जो बड़े इस्तहाक से पकड़े हुए था और अपने बालों की लिट को कान के पीछे का लिया था। जबकि सनम के देखते ही रकीब ने अपनी नजरें दोबारा से झुका ली थी। सनम खामोशी से उसकी झुकी हुई नजरों को देखती जा रही थी जब रकीब ने अचानक से उठाकर उसकी आंखों में देते हुए बड़े जब से कहा था, आई लव यू सनम, आई रियली लव यू। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। रकीब ने आज पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा था और शिद्दत जज्बात से उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमते हुए अपनी आंखों से लगा लिए थे। मोहब्बत से ज्यादा उसके दिल में उस लड़की के लिए एहतराम का जज्बा मौजूद था, जबकि उसकी गिरफ्त में मौजूद अपने दोनों हाथ सनम ने तड़प कर दोबारा खींच लिया था। उसकी आंखों में अजीब सा तासर फैल गया था। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझे नहीं यकीन किसी की भी मोहब्बत पर। वो भी यही कहता है, दावा करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। कहता था कभी किसी को नजर उठाकर मेरी तरफ देखने नहीं देगा, मुझे बहुत ही संभाल कर रखेगा। वो कहता था कि वो मुझे पुरस्तिश करने की हद तक चाहता है। मैंने आंखें बंद करके उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया था, मगर फिर क्या हुआ? उसकी इस मोहब्बत ने मुझे मोहब्बत के नाम पर इतनी ज्यादा तकलीफ दी है, इतने जख्म दिए हैं कि जिस्म के साथ मेरी रूह भी घायल हो गई। एतबार उठ गया मेरा मोहब्बत से। वो अब आप मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। कैसे यकीन करूं मैं आपकी मोहब्बत पर? कैसे मान लूं कि आप भी उसकी तरह नहीं बदलेंगे? आप बताएं कैसे दोबारा मैं इस लफ्ज मोहब्बत पर यकीन करूं? वकीम की आंखों में देते हुए अजीब दीवानगी बड़े हुए अंदाज में बोले, जबकि उसके सामने खामोश बैठा रकीम अपनी जगह पर साकत सा बैठा रह गया। ये क्या कह रही थी सनम उसे? उसकी मोहब्बत को इस साइको के पागलपन से कंपेयर कर थी। रकीम शाह का मुवाजना वो इस पागल बेराम करीमी से कर रहे थे। प्लीज सनम प्लीज, वो शख्स पागल है। वो ना पहले आपसे कभी मोहब्बत करता था ना अब करता है। कल रात उसका जो रूप मैंने देखा है ना, वो साफ जाहिर करता है कि आप उसके लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। वो आपको महज खिलौना समझता है और मुझे यकीन है कि पहले भी उसने आपको कभी मोहब्बत नहीं की होगी। आप उस शख्स के पागलपन को मोहब्बत कह के मोहब्बत की तौहीन मत करें प्लीज। मेरी सच्ची मोहब्बत का मुकाबला उस साइकिल को पागलपन से ना करें। प्लीज सनम, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करें। मैं वादा करता हूँ कि कभी आपका यकीन टूटने नहीं दूंगा। बस एक मौका दे मुझे, मैं दोबारा मोहब्बत पर आपका एतमाद बहाल कर दूंगा। इस जज्बे की खूबसूरती का अदराक मैं आपको करवाऊंगा। प्लीज बस एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन कर ले। मैं आपको मोहब्बत मोहब्बत करना सिखाऊंगा सनम। आपको इस खौफ के हसार से बाहर निकालूंगा। बस एक बार ये हाथ मेरे हाथों में दे दें, फिर आप देखेंगे इस मोहब्बत के जज्बे से ज्यादा खूबसूरत जज्बा इस पूरी कायनात में कोई और नहीं है।
रकीम के दिल को सहा तकलीफ हुई थी। सनम ने उसकी मोहब्बत को बहुत ही गलत जज किया था। तभी वो जोश व जज्बात से बोलता चला गया, मगर सनम अब इस स्पार्ट नजर से रकीम को देख रहे थे। आप जाए, मैं आराम करना चाहती हूँ। अपना हाथ रकीम के हाथों से खींचते वो नजरें चुराती हुई बोली थी और उसके अंदाज पर रकीम का पुरजोश चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया था। वह मायूस सा उठ खड़ा हुआ। दिल में एक बार फिर इस साइको के लिए नफरत की शदीद लहरें से उठने लगी थे। वे एक नजर सनम के बेताजा सपाट से चेहरे पर डालकर खामोशी से बाहर निकल गया था। अब उसे फहीम के फ्लैट पर पहुंचकर अपने अंदर उभरते हुए गुस्से के लावे से इस साइको को जलाकर राख करना था। फहीम को वो नानी के घर की बजाय मुराद हाउस लेकर आई थी। वो अभी सनम लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। कुछ देर अकेले बैठकर वो सारी सूरत हाल पर गौर होश करना चाहती थी। मुराद हाउस के आगे गाड़ी रोकते ही गाड़ी खोलकर उतर रही थी जब फहीम ने आशा का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे साथ लगाया था। उम्मीद है मेरी शेरनी, अब मुझे मजीद किसी जहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आगे से ख्याल रखेंगे कि फहीम डालाइन के साथ पंगा नहीं लेना। खुद से उलझने वालों के साथ मैं जरा सी भी रियायत नहीं करता। आप तो फिर भी मेरी मोहब्बत है। आप पर मैं अभी हाथ भी बहुत ही खोला रखा है, वरना अपने साथ भिड़ने वालों का मैं क्या हश्र करता हूँ ये कभी फुर्सत से आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये छोटा सा ट्रेलर काफी है। आशा की आंखों में देते हुए वो अपने हाथ की पूंछ से उसके गाल को सहलाता हुआ बोला था, मगर उसकी छिछोरी हरकत पर आशा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। बस एक खामोश कुटेली नजर उस पर डालकर गाड़ी से उतरने लगे थे जब फहीम ने दोबारा से उसे पकड़कर खींचा था, उसके गाल को चूम लिया था। आयशा अब भी कुछ नहीं बोलती। इस बार उसकी खामोशी पर फहीम को भी जोर का झटका लगा था। वो आयशा जो उसे सिर्फ टच करने पर गोली मार चुकी थी, आज इतनी बड़ी जुसात पर खामोशी से बैठी थी। उसने आयशा को अब तक सनम के मतलब कुछ नहीं बताया था, वरना वो शायद इसी हुलिये में हॉस्पिटल चली जाती और बाकी सब ने फहीम के सर पर हो जाना था। लगता है मेरी शेरनी अब तक डरी हुई है, तभी कोई रिएक्शन नहीं दे रही। फहीम पुर सोच से गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकलती आशा की पुष्ट को देते हुए जवाब अब तक रात वाले कपड़े में मलबूस थी। खुले उलझे हुए बाल उसकी पूरी पुष्ट को डांपे हुए थे। फिर वो गाड़ी से निकलकर अपने घर के गेट के बाहर पहुंच गई थी, मगर अचानक वो वापस पलटी थी और छोटे छोटे कदम उठाती फहीम के कार के पास आते ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठे फहीम की तरफ झुके थे। मेरा फोन कहाँ है फहीम? उसने विंडो पर झुकते हुए पूछा। ओ हाँ, आपका फोन ये रहा। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे मुड़ा था और कार की पिछली सीढ़ी के पीछे पड़े हुए पर्स और फोन को उठाकर आशा के हाथ में थमा दिया था। सी यू सून फहीम। वो एक तलब मुस्कुराहट फहीम की तरफ उछालती वो पीछे हुई थी और वापस मुड़कर घर के अंदर चली गई थी, जबकि उसकी पुरसोच नजर से तकता हुआ फहीम सर जगते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। घर में दाखिल होते ही उसने ग्रैनी और आरफा को आवाज दी थी, जो उसकी पहली अफवाह पर दौड़ी चली आई थी। आरफा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, शावर लेकर फ्रेश होंगी और फिर नाश्ता करूंगी। हैंडसम थे। अच्छा सा नाश्ता बनवाकर 20 मिनट के अंदर मेरे रूम में ला और ये फोन चार्जिंग पर लगाकर उस्मान को कॉल करो कि मैं यहाँ पर मुराद हाउस में हूँ। साथ ही उसे यह भी कहना कि मैं रात को एक घर आ गई थी। ओके? और ग्रैनी, अभी उस्मान, रोहा और सनम को यही बताएंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं शादी से सीधी यहाँ पर चली आई हूँ। आयशा अपने सामने हैरान खड़ी ग्रैनी और आरफा को समझाती हुई बोली थी, मगर आयशा बीबी, रात को ही तो उस्मान बेटा का कोई 2 बजे फोन आया था। वो आपकी यहाँ पर मौजूदगी के मतलब पूछ रहे थे, मगर आप घर पर नहीं थी तो मैंने कह दिया कि आप यहाँ पर नहीं हो। ग्रैनी परेशान सी होकर बोल उठी थी। ठीक है, फिर मैं खुद कॉल करूंगी उसे, आप लोग कुछ मत कहें। आरफा, ये मेरा फोन जल्दी से मेरे रूम में चार्जिंग पर लगाओ। ये चाबी मेरी गाड़ी की है। ड्राइवर से कहो कि मेरी गाड़ी मैरिज हॉल की पार्किंग में खड़ी है, वहां पर जाकर मेरी गाड़ी को लेकर आए। आयशा ने अपने पर्स के पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालकर आरफा को थमाई थी और साथ ही मैरिज हॉल का नाम बताती अपने रूम की तरफ बढ़ गए। उसे अभी फिलहाल सुकून की जरूरत थी ताकि वो पुरसुकून होकर सोच सके। वो इतनी आसानी से इस छिछोरे फहीम को नहीं छोड़ सकती थी। उस कमीने को वो कोई भी छोटा मोटा झटका नहीं देना चाहती थी। वो अच्छी तरह से उसके होश ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी, मगर इस सब के लिए उसे खुद को शांत रखकर आगे का लायरा अमल भी तय करना था। साथ ही अभी से हालिब शाह का किस्सा भी खत्म करना था। उसके वालिद साहब ने तो आयशा को साथ ही मायूस किया था। उसे मार पीट कर भी घर से बाहर नहीं निकला था, बल्कि घर में ही संभाल कर रखा हुआ था। जबकि आयशा उस दरिंदा सिर्फ हालिब शाह को एक बड़ा जहम देना चाहती थी, कोई ऐसा जहम जिसे हालिब ने सफीन को दिया था। वो हालिब शाह को किसी बड़े मसले में उलझाना चाहती थी जिससे वो चाह कर भी ना निकल सके, मगर उसके सर पर नागानी इस फहम की मुसीबत भी आ पड़ी थी। इन दोनों दोस्तों ने आयशा को बहुत ही गहरी चोट दी थी और अब आयशा को इन दोनों का किस्सा जल्द से जल्द खत्म करना था।
لیکن اس بار پہل اسے فہم سے کرنی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑی عائشہ کا جلتا ہوا دماغ اس وقت سوچوں کے تانے بن رہا تھا۔ عادی میروسا کو لے کر اپنے نئے گھر میں آ گیا تھا۔ پارٹی میں گاڑی کھڑتی کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکلا تھا اور ڈگی میں رکھی میروسا کی ویل چیئر کو نکال کر کھولا تھا اور پھر اسے اتارنے کے لیے گیٹ کھول کر میروسا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ عادی کا چہرہ لمحوں میں پھیکا پڑا تھا۔ عارفہ، مجھے اترنے میں مدد کرو پلیز، وہ سردی آواز میں ایک ہاتھ سے اگلی سیٹ پکڑتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی عارفہ سے بولے تھے۔ اس کی سپاٹ آواز سن کر عادی ایک سائپر ہو گیا تھا۔ وہ ابھی شو روم کے باہر بنی سیڑھیوں سے بھی عارفہ کا سہارا لے کر اتری تھی۔ عادی بس اس کی ویل چیئر کو فولڈ کر کے کار کی ڈگی تک لایا تھا اور اب بھی اس نے عادی کی مدد لینا گوارا نہیں کیے تھے۔ اس نے اپنے سہارے سے عادی کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے عارفہ کی ہیلپ لی تھی۔ عارفہ بھی فوراً دوسری طرف کا گیٹ کھول کر باہر آئی تھی اور میروسا کے پاس آتے ہی اس کو سہارا دے کر باہر نکلا تھا۔ میروسا اس کا ہاتھ تھام کر لنگڑاتی ہوئی اپنی چیئر کے پاس آئی تھی جسے عادی نے پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ عارفہ، چیئر میں آگے لے کر چلتا ہوں، گیٹ سے پہلے 2-3 سیڑھیاں ہیں، آپ کو چیئر اندر لے جانے میں پرابلم ہوگی۔ عادی چیئر آگے کھسکھساتے ہوئے بولا تھا، مگر میروسا نے ناگواری سے دیکھتے ہوئے فوراً ٹوکا تھا۔ عارفہ مجھے سہارا دے کر اندر لے کر جا سکتی ہے، وہ سالوں سے میرا بوجھ اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے، اسے عادت ہے، وہ مینج کر لے گی۔ میروسا نے یہ براہ راست عادی کو جتایا تھا، تبھی درد کی ایک تیز لہر عادی کے دل میں اٹھی تھی۔ سالوں سے مطلب کہ میروسا کس حالت کو سالوں گزر گئے، وہ 2 سال سے اس سے دور رہی ہے، یعنی وہ 2 سالوں سے وہ اپاہجوں والی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب تھا عادی کے جرموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ وہ اپنی اینجل کے کون سے زخم پر مرہم لگا تھا۔ میروسا کا تو پورا وجود ہی زخموں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ ستم یہ تھا کہ اس کی تکلیف کے لیے بلاواسطہ طور پر بھی وہی ذمہ دار تھا۔ وہ اتنا کمزور شوہر نکلا تھا کہ اپنی بیوی کی حفاظت تک نہیں کر سکا۔ نہ جانے کب تک وہ انہی سوچوں میں گرا کھڑا رہتا جب عارفہ کی آواز پر چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ ماہی بی بی، دھیان سے چلیں، بلکہ چپل اتار دیں، آپ کی چپل دوبارہ پھسل چکی ہے۔ عارفہ اسے سہارا دے کر مین گیٹ کے اندرونی گیٹ تک لے کر آئی تھی، مگر اٹالین ٹائل سے بنے ہوئے فرش پر ماہی کی پلاسٹک والی سستی سی چپل بار بار پھسل رہی تھی، جس سے وہ کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ عادی فوراً آگے بڑھ کر عارفہ کے پاس پہنچا تھا۔ اینجل رکے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ یہاں پر گر جائیں گی۔ عادی نے عارفہ کے کاندھے پر ہاتھ پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے چلتی میروسا کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ میروسا نے فوراً جھٹک کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں رہو عادل افندی، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ غلطی سے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ معذور ہوں، مجبور نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جیسے انسان کو اپنا فائدہ اٹھانے دوں گی۔ تم میرے لیے قابل نفرت ہو، مجھے تم سے اور تمہاری سے وجود سے گن آتی ہے، اسے دوبارہ مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنی مجبوری کو بھول جاؤں گی اور 1 منٹ کے لیے بھی یہاں پر نہیں رکوں گی، سمجھے؟ وہ بڑھ کر بولتی ہوئی عادی کو اس کی حد سمجھا چکی تھی، جو کہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی نفرت کو دیکھ رہا تھا۔ میروسا کو اس کی تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئی عارفہ کے ساتھ اندر جا چکی تھی۔ پیچھے ملور سا کھڑا ہوا عادی میروسا کی چیئر کو لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا، تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی ہوئی میروسا کی چپلوں پر پڑی تھی۔ ان سستی سی پلاسٹک کی چپلوں کو عادی نے کسی قیمتی شے کی طرح بنا کسی اعتراض کے ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ گھر کچھ وقت پہلے ہی اس نے اپنی اینجل کو ذہن میں رکھتے ہوئے خریدا تھا۔ اس گھر کی ہر ایک چیز کو اس نے میروسا کی پسند کے مطابق یہاں پر سجایا تھا۔ وہ جانتا تھا آف وائٹ اور میرون میروسا کا فیورٹ کلر کمبینیشن ہے، اس لیے پورے گھر کا انٹیریئر ان 2 رنگوں کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا تھا۔ میروسا جیسے گھر میں داخل ہوئی تھی، اس نے باغور ہر چیز کا معائنہ کیا تھا۔ عارفہ نے احتیاطاً اسے لانچ میں رکھے ہوئے صوفے پر لا کر بٹھایا تھا، تبھی اس کے پیچھے آتے ہوئے عادی نے میروسا کی چیئر کو اس کے پاس اس صوفے سے لگا کر رکھ دیا تھا۔ پھر دھیرے سے جھکتے ہوئے اس نے میروسا کے پاس اس کے چپل رکھے تھے۔ میروسا نے پیروں میں جھکتے ہوئے عادی کو دیکھا، فوراً اپنے پیر صوفے کے اوپر رکھے تھے اور گھڑ کر سر جھکائے ہوئے بیٹھے عادی کو دیکھا تھا، جو اس کی چپل رکھ کر سیدھا ہوتے میروسا کی گھورتی ہوئی نظروں کو بھی باغور دیکھ چکا تھا۔ نجمہ، شاہدہ، کہاں ہو تم لوگ؟ جلدی سے یہاں پر آؤ، عادی نے گھر کے نوکروں کو آواز دی تھی، جو اس کے ایک آواز پر دوڑ چلے آئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہاں دوسرے نوکروں کے نگران بھی تھے۔ صفائی ستھرائی کے کام کے لیے 2 لڑکے الگ سے رکھے ہوئے تھے، ایک کوک اور مالی بھی گھر میں موجود تھا۔ اس حال گھر میں بھی ان نوکروں کی موجودگی بتاتی تھی کہ عادی اکثر یہاں پر آتا رہتا ہے۔ شاہد، اپنی مالکن اس کی بہن کے لیے نیچے والا بیڈ روم تیار کرواؤ، اور نجمہ تم جلدی سے چائے کے ساتھ کچھ سنیکس لے کر آؤ، ساتھ میں چاکلیٹ کیک ضرور لے کر آنا۔ اس کے بعد اچھے سے ڈنر کا انتظام کرواؤ، کھانے میں مٹر قیمہ اور پلاؤ ضرور بنوانا، اور میٹھے میں کھیر اور کسٹرڈ۔ باقی اپنی مالکن سے پوچھ لینا، انہیں کچھ اسپیشل کھانا ہو تو بنا لینا۔ میں ذرا کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، مالکن کو
किसी भी तरह की बेआरामी ना हो, ये याद रखना। वह नजमा और शाहिद को हदायत देते हुए बोला, जो कि हैरान परेशान से अपनी देसी लुक वाली अंग्रेज और अचानक से पैदा होने वाले मालकन को देखे गए थे। नौकरों को हदायत देने के बाद आदि ने टेबल पर पड़ा हुआ एसी का रिमोट उठाकर कूलिंग तेज की थी। ये जून महीने की गर्मी का वक्त था। हालांकि लॉन्च में पहले से चलते हुए एसी की वजह से अच्छी खासी कूलिंग हो रही थी, फिर भी उसने मेरोसा को चादर के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए देख लिया था। फिर डिनर का मेन्यू भी मेरोसा का पसंद के खानों के मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया था। आदि को पता था उसके अंजल को मटर कीमा और पुलाव बेहद पसंद है, मीठे में खीर, कस्टर्ड और चॉकलेट के। वो 2 साल बाद भी उसके पसंद को नहीं भूला था। आदि की हदायत पर नजमा फौरन चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई थी और शायद नीचे वाले बेडरूम की सफाई करवाने नौकरों को बुलाने चल दिया था।